दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड जो आपने देखा हमारा, उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर दिया था। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी, उसका कुछ हमने उसकी एप्लीकेशन भी देखी कुछ, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप देखना हर जगह आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस। ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से समझें। डिफरेंशिएशन, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना होगा डिफरेंशिएशन में। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या चीज़ है पहले उसको देखते हैं। तो हम इसको अगेन तीन हिस्सों में देखेंगे। पहले आज थोड़ा सा मैं बेसिक समझाऊंगा आपको इंटीग्रेशन का, फिर कुछ आपको मैं लुकअप टेबल दूंगा फॉर्मूलाज की कि भाई ये फॉर्मूले, इनको याद रखो। और आप देखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सिमिलर से ही होते हैं, उनको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसको देखेंगे, कुछ फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को वो हम समझेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करेंगे। और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया जाता है, कहाँ पे नहीं लगाया जाता, कहाँ पे उसका मीनिंग कई बार बदल जाता है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, उससे उसका मीनिंग बदल जाता है, तो वो कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसका जरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। जैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे पैसे को इकट्ठा करते हैं, तो इसका मतलब पैसे को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब अक्यूमुलेशन होता है। अब ये किया कैसे जाता है, ठीक है, कैसे इसको निकालें, थोड़ा और इसका मतलब समझते हैं। सोचिए, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है जो टाइम के साथ मूव कर रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ मूव हो रही है, और वो मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब xt इज इक्वल टू 2t। ये इसकी पार्टिकल का मोशन बता रहा है कि वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में, टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, तो स्पीड कैसे निकालोगे दोस्तों? डेरिवेटिव लेके dxt/dt, ठीक है। इससे क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी टाइम के साथ, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा? वो तो 2 ही आ जाएगा भाई। इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है दोस्तों, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब मैंने कोई दो इंस्टेंट ले लिए, एक इंस्टेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने बोला t1, और एक इंस्टेंट मैंने ले लिया t2, और मैं जानना चाहता हूं t1 से t2 के बीच ये कितनी डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो बहुत आसान है भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ जरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t1 एंड t2। t1 एंड t2 के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखोगे दोस्तों, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 2 इंटू t2 माइनस t1। भाई देख लो कितना टाइम ये आगे मूव किया है और किस स्पीड से मूव किया है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सीधा सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा? कितनी डिस्टेंस t1 से t2 के बीच मूव कर रहा है। ये t1 है और ये t2 है मान लीजिए, तो t2 पे कुछ डिस्टेंस रही होगी और t1 पे कुछ डिस्टेंस रही होगी। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2t2 है, इस ग्राफ से भी तो निकाल सकते हो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 2t1। तो आप कितने डिस्टेंस मूव किए हो? t2 माइनस t1 कर दो, ये 2t2 माइनस 2t1 कर दो, यही आएगा। या फिर इस ग्राफ से भी निकाल सकते हो, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस को इस तरह से निकाल सकते हो। आसान कहानी है। जरा सोचिए, ये जो स्पीड है ये मेरी कांस्टेंट ना होती, फिर क्या करते? अगर मेरी स्पीड जो है पार्टिकल की वो कांस्टेंट ना होती, वो ऐसा होती, कुछ टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, मतलब वेरिएबल होती, टाइम का फंक्शन होती, यहां पे लीनियर ग्राफ ना होता डिस्टेंस का टाइम के साथ। अगर लीनियर ग्राफ नहीं है डिस्टेंस का टाइम के साथ, थोड़ा अलग तरह का ग्राफ है, तो उस केस में स्पीड मेरी टाइम का फंक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई डिस्टेंस मेरी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है भाई। xt मेरा जो है टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है बताओ? वो है मान लीजिए xt इज इक्वल टू t² माइनस 4t, ठीक है, t² प्लस 4t। ऐसे मान लीजिए टाइम के साथ ये डिस्टेंस चेंज हो रही है मेरी। तो अब आप बताओ इसका जो स्पीड निकालोगे वो क्या आएगी? अब वो कांस्टेंट नहीं आएगी दोस्तों,
अगर आप dxt/dt निकालोगे दैट इज स्पीड, तो क्या बनेगी, वो बनेगी dxt/dt, इसका डेरिवेटिव ले लो भाई, तो बनेगा 2t+4, t = 0 पे उसकी स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे ये ऐसे जाएगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है इसकी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ t1 से लेके और t2 के बीच कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली, अगर आपको स्पीड का ग्राफ दे दूं और मैं पूछूं बताओ t1 से t2 के बीच कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, अब आप फंस जाओगे। अब आप कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं, स्पीड तो आपकी वेरी कर रही है और आपको टाइम का गैप दे रहा। हाँ, अगर पोजीशन दे रखी हो तो आप तो डिस्टेंस निकाल लेते। ये ग्राफ दे रखा होता तो आप डायरेक्टली आप क्या करते, t1 पे देख लेते xt की क्या वैल्यू है और t2 पे देख लेते xt की क्या वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस ले लो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कितना डिस्टेंस आप मूव किए हो। ठीक है, यहां पे बट द प्रॉब्लम इज, यहां पे क्या दिक्कत है दोस्तों, यहां पे आप अगर t1 और t2 को देखोगे तो यहां पे आप कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे अब आप। ठीक है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो अब हम फंस गए, अब हम फंस गए भाई। ठीक है, अब हम कैसे फंस गए, अब हम कैसे निकालें कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये। तो ऐसे केसेस को कैसे सोल्व करें फिर, तो ऐसे केसेस को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक अलग रूल लगाते हैं। जरा देखिए कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। जब भी मेरी स्पीड जो है वो टाइम का फंक्शन आ जाए, ठीक है, सोचिए कोई इस तरह की मेरी स्पीड है, मतलब जरूरी नहीं है मैं ऐसे लीनियर लूं, कैसे भी ले लो, मेरी जो स्पीड है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रही है सोचिए, और मुझे बताना है t1 से t2 के बीच क्या डिस्टेंस इसने कवर की है। तो हम क्या करें दोस्तों, सुनिए, हम इसको स्मॉल स्मॉल हिस्से में ब्रेक कर, अगर ये कांस्टेंट होती तो बहुत इजी होता ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। हर हिस्सा डेल्टा टी सेकेंड का है। आप बोलोगे सर छोटे छोटे हिस्सों में क्यों ब्रेक कर रहे हो आप इसको, उसका कारण मैं बताता हूं आपको, मैं क्यों इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट होती तो डिस्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। ठीक है, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाता। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैंने ये एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल ले लिया, ये बिल्कुल यहां से लेके यहां तक का बिल्कुल स्मॉल डेल्टा टी टाइम ले लिया, ये है मेरा डेल्टा टी टाइम। तो अब ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी अगर ये स्मॉल है तो हम क्या मान सकते हैं, हम इस स्मॉल टाइम में बोल सकते हैं कि मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट सी है। अगर मैं इस टाइम इस इंस्टेंट को टी इंस्टेंट बोल दूं और ये अगला इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी ले लूं, भाई कोई इंस्टेंट टी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो ना, t1 t2 t3, तो मान लीजिए ये कोई इंस्टेंट है टी और अगला टाइम उससे डेल्टा टी आगे आया हूं, और डेल्टा टी मेरा काफी छोटा है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने, और ड्यूरिंग दिस इंटरवल क्या है मेरा, आप देख सकते हो कि हालांकि ये कर्व है बट कर्व तो बड़ी पिक्चर को देख रहे हो तब कर्व नजर आ रहा है। अगर इसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा देखोगे तो उसमें आपको ये स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी, कांस्टेंट नजर आएगी आपको ये। तो मैं क्या करूंगा बताओ, तो मैं इसको क्या करूंगा बताओ, इसको अगर ड्यूरिंग दिस इंटरवल अगर मुझे स्पीड डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसकी यहां पे स्पीड है इस पॉइंट पे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा टी से। बोलिए दोस्तों, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा टी से, तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल आपकी क्या आ गई है बताओ, आपकी स्पीड निकल के आ गई है, सॉरी डिस्टेंस निकल के आ गई है, माफ कीजिएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकल के आ गई है ये। ऐसे ही फिर अगले में निकाल दूंगा और ऐसे ही सब में निकाल दूंगा, क्योंकि आप अगर जितना छोटा इंटरवल लोगे ना उतना आपका ये जो कर्व जो है वो नजर नहीं आएगा आपको, उतना आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, उतना आप उसको स्ट्रेट लाइन की तरह अज्यूम कर सकते हो। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस t1 से t2 निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो छोटे छोटे मैंने डेल्टा टी वाले जो डिस्टेंसेस निकाली है उन सबको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पे जो स्पीड है ना इस डेल्टा टी के दौरान वो थोड़ी कम है, यहां पे स्पीड कम है, तो यहां पे जो आप लिखोगे vt इंटू डेल्टा टी वो थोड़ा कम डिस्टेंस आएगी, क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सॉरी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कम है, और ये मेरा डेल्टा टी है, ठीक है, ये मेरा डेल्टा टी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगा ये, यहाँ पे जो वोल्टेज ये स्पीड vt इंटू डेल्टा टी ये जो आएगा ये प्रोडक्ट छोटा आएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा।
तो आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी अगर तो कांस्टेंट रहता टाइम के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, तो कोई परेशानी ही नहीं थी। आप कोई भी टाइम t1 लो और t2 ले लो और इन दोनों पॉइंट के बीच स्पीड मेरी कांस्टेंट है, तो ये टाइम का गैप निकाल लो, इनटू दिस स्पीड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। यहां पे दिक्कत है दोस्तों, यहां पे दिक्कत यह है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो उसको कांस्टेंट बनाया कैसे जाए। आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में मत देखो, आप इसको स्मॉल स्मॉल हिस्सों में ब्रेक कर लो। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको एक कांस्टेंट नजर आएगी स्पीड, तो जो भी इसकी हाइट है उतना आप कांस्टेंट मान सकते हो डेल्टा टी के दौरान। तो मान लीजिए मैंने t1 से t2 जो है इसके n पार्ट बना लिए, ऐसे छोटे छोटे n पार्ट बना लिए, ठीक है, n छोटे छोटे पार्ट बना लिए। पहले पार्ट पे जो स्पीड है वो v1 है मान लीजिए, अगले पार्ट पे स्पीड v2 है, अगले पार्ट पे स्पीड v3 है, ऐसे हर पार्ट पे स्पीड मेरी, क्योंकि हाइट बदल रही है ना भाई, हर पार्ट पे स्पीड अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक जगह पे मैं क्या करूंगा v डेल्टा t करके, और हर एक को क्या ले लूंगा मैं, समेशन ले लूंगा। t1 से लेके कहां तक जाना है मुझे, t1 प्लस n-1 डेल्टा t। इस हर एक को ऐड करते चले जाओ v डेल्टा t को, बल्कि इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए vt। देखो इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर छोटे छोटे इंटरवल से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। इस छोटे इंटरवल में डिस्टेंस निकाली, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में, अगले में, तो हर छोटी छोटी डिस्टेंस को मैं क्या करते जा रहा हूं, ऐड करते जा रहा हूं। तो आप जैसे कि यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, vt इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस कवर की है। अगले में vt की वैल्यू बदल गई है, अगले में vt की वैल्यू बदल गई है, जो यहां से यहां तक जो कांस्टेंट वेलोसिटी मानोगे, वो कांस्टेंट स्पीड मानोगे, वो थोड़ी हाइट उसकी अलग हो गई है, बदल गई है। तो कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस मेरी छोटी छोटी हर इंटरवल की मैंने निकाली, और सबको फिर मैंने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, समेशन लगा दो। ये कितने इंटरवल हैं t1 से लेकर t2 तक, ऐसे ऐसे मैंने n इंटरवल ले रखे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं t1 से स्टार्ट करूंगा, t इज इक्वल टू t1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और कहां तक जा रहा हूं दोस्तों, t इज इक्वल टू t1 प्लस n-1 डेल्टा t तक जा रहा हूं, क्योंकि t1 में n-1 डेल्टा t कर दोगे तो t2 पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो, इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर ये डेल्टा t में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि डेल्टा t के दौरान आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट सी रहती है। बेशक आपको ब्रॉडर पिक्चर कर्व नजर आ रहा है, बट ड्यूरिंग दैट स्मॉल डेल्टा t आपकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने डेल्टा टी का सहारा लिया है, छोटे छोटे गैप में हमने डिस्टेंसेस निकाली हैं, और फिर सारी डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। पहले t इक्वल टू t1 पे ये स्पीड निकाली मैंने v_t1, और उसको डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दिया। t1 के बाद अगला t1 प्लस डेल्टा t पे आ जाओ, वहां पे स्पीड निकाली और फिर से डेल्टा t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, ये स्पीड चेंज होती चली जाएगी, और डेल्टा t से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो हर छोटे छोटे गैप की डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। सबको ऐड कर दो t1 से t2 तक, ठीक है। या तो आप यहाँ पे t1 लिख लो और यहाँ पे t2 लिख दो, t2 की वैल्यू ये होगी भाई, t2 की वैल्यू ये इसके बराबर आएगी ना, तो डायरेक्ट आप t2 भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे सोचिए, अगर मैं बोलूं इसके ऊपर मैं लिमिट लगा रहा हूं, अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगा दूं, और लिमिट क्या लगा रहा हूं, डेल्टा t टेंड्स टू 0, t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t1 प्लस n-1 डेल्टा t। तो मैं अब लिमिट लगा रहा हूं दोस्तों, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लगा रहा हूं। इसका मतलब ये इंटरवल बहुत छोटा कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं बहुत छोटा करूंगा तो यहां से यहां तक टोटल इंटरवल कितने बनेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने n इंटरवल लिए थे, यहां से तक n छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया था इसको। अब अगर आप डेल्टा t को बिल्कुल माइन्यूट कर दोगे, बिल्कुल टेंडिंग टू 0 कर दोगे, तो इसका मतलब n कितने सैंपल बनेंगे, फिर इसके कितने ऐसे इंटरवल बनेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल बनेंगे। तो इसका मतलब अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो n अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपको ये जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा, ये आपका समेशन नहीं बचेगा फिर, क्योंकि समेशन तो फाइनाइट नंबर का होता है ना यार। अब आप सोचिए इनफाइनाइट ऐसे ऐसे आपके प्रोडक्ट आ गए, इनफाइनाइट छोटे छोटे प्रोडक्ट आ गए, और उनको आप ऐड करते जा रहे हो, तो फिर उसको आप क्या दिखा सकते हो, उसको आप इंटीग्रेशन से दिखा सकते हो। ये जो डेल्टा t है ये बन जाएगा dt, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा vt, और कहां से कहां तक आ जाओगे, t1 से लेके t2 तक आ जाएगा। अक्यूमुलेशन बन गया ना, समेशन को ही, समेशन तो फाइनाइट टर्म्स का होता है, समेशन को ही आप अक्यूमुलेशन कब बोलोगे, जब टर्म्स कितनी हो जाए मेरी, इनफाइनाइट। तो आप देखो ये सारे मैंने इन सबको अक्यूमुलेट कर दिया, ये डेल्टा t को dt लिख देता हूं, ठीक है, और ये vt dt, ये बिल्कुल
स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, और सारी ये अक्यूमुलेट होती जा रही है डिस्टेंस, कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक अक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। तो पॉइंट को समझिए भाई, इसको हम बोलेंगे फिर इंटीग्रेशन। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। समझ आया भाई कि टोटल डिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको देख सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप जो है कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं भाई, मैं रब कर रहा हूं, और ये सब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लीनियर मोशन दिखा रहा हूं, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक आगे की तरफ मेरा जो पार्टिकल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसका मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस निकाल लिया कि कितनी डिस्टेंस कवर होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन का तो मैंने मतलब समझाया आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो है, तो जब भी आपका ये वेरिएबल आ जाएगा स्पीड अगर वेरी हो रही होगी तो आप जो डिस्टेंस को निकालोगे तो वो जो डिस्टेंस आएगी दोस्तों वो हम कैसे देखेंगे, वो मैंने आपको बताया है, वो हम देखेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, अब नेक्स्ट जरा देखते हैं। तो इंटीग्रेशन का हमने मतलब समझा। अब अगर आप इसी को दूसरे सेंस में देखें तो मैं ये कह सकता हूं, जरा देखिए, आपने अभी अभी क्या देखा, आपने ऐसे देखा कि भाई ये मेरा टाइम था और ये मेरा मान लीजिए कोई स्पीड थी, इसको मैं स्पीड बोल रहा हूं जो टाइम के साथ बदल रही है, ठीक है। मेरा मोशन जो है एक्स डायरेक्शन में है, एक्स में मूव कर रहा है, बट एक्स में कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रहा, उसकी स्पीड टाइम के साथ बदल रही है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला मान लीजिए मैं T1 से और T2 टाइम के बीच देखना चाहता हूं कि कितनी मेरी डिस्टेंस कवर हुई है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई आप क्या करो, आप ले लो VT dt और उसको इंटीग्रेट कर दो T1 से लेके T2 तक। तो ये क्या आ जाएगी, ये मेरी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी यहां से लेके यहां तक की। सही है भाई, मतलब आप इसको लिख सकते हो XT2 माइनस XT1। यहां पे जो पोजीशन है वो XT2 है और यहां पे जो पोजीशन है वो है XT1। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, क्लियर। अब अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ध्यान से देखिए, यहां से आप यहां पे मूव कर रहे हो T1 से T2, और मैंने आपको क्या बताया था, आप यहां पे स्मॉल ले लो। ये इंटीग्रेशन कैसे बना था अगर आपको याद हो, आप ये हाइट ले लो, ये तो वोल्टेज को दिखा रहा है, ये सॉरी स्पीड को दिखा रहा है, और ये मेरा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दोगे आप तो ये समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही किया था हमने। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब मैं VT इंटू डेल्टा टी कर रहा था तो डेल्टा टी मेरी ये विड्थ थी और VT मेरी ये हाइट थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं एरिया निकाल रहा था भाई, इसका इस स्ट्रिप का एरिया निकाल रहा था मैं। बट डेल्टा टी अब क्या बन गया, dt बन गया है बस, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब होता है तो उसी को आप क्या लिख देते हो, dt लिख देते हो, और ये जो हाइट है ये मेरी VT ही है, तो ये क्या बन गया, ये तो एरिया नहीं है, ये एरिया है भाई स्मॉल इंटरवल का। हालांकि वो स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल ही माइन्यूट इंटरवल है वो, बट ये है तो एरिया ही ना। और आप कहां से कहां तक निकाल रहे हो फिर इसको, आप ये कह सकते हैं स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया है, बिल्कुल छोटा सा एरिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया को क्या करते जा रहे हो, अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये तो बन गया एरिया बिटवीन, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बिटवीन T1 एंड T2। आप इस कर्व की वजह से एरिया बन गया T1 और T2 के बीच, वो क्या आ गया मेरा XT2 माइनस XT1। मेरे पास एक तरह से डिस्टेंस आ गई है T2 और T1 के बीच की। समझ आया भाई, अगर मैं एक दिशा में मूव कर रहा हूं, ये मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी ये मेरी स्पीड है, ठीक है। मैं कई बार वेलोसिटी वर्ड यूज कर देता हूं। आगे चल के आप देखिएगा मैं डिस्टेंस की जगह पे एक नया वर्ड यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी में भी फर्क है, दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कभी तेज हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, और ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना होता है,
इंटीग्रेशन का मतलब एरिया या अक्यूमुलेशन बोल सकते हो। तो आप समझिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इसी को मैं दूसरे सेंस में क्या बोल सकता हूं, हम जानते हैं वीटी की वैल्यू क्या होती है। वीटी को हम dxt बाई dt लिख सकते हैं भाई, dxt बाई dt इंटू dt कर दो, ठीक है भाई, dxt बाई dt इंटू dt कर दो, और उसको क्या ले लो, इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक। तो बराबर की इधर क्या आ जाएगा, बराबर की इधर जाएगा xt2 माइनस xt1। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है वो क्या है, सॉरी ये जो डिफरेंशिएशन था उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कोई फंक्शन ऐसा जो डिफरेंशिएट होकर लिखा हुआ है, मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, वापस उसी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। यहां से आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू dxt। dxt को अगर आप इंटीग्रेट करोगे t1 से t2 तो क्या बनेगा, वो xt ही आ जाएगा, xt2 माइनस xt1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ये इसके बराबर हो जाएगा। आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है, डिफरेंशिएशन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, अगर आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो, तो ये कैंसिल कर देगा और वापस डिस्टेंस को दिखा देगा। लेकिन कौन सी डिस्टेंस को दिखाएगा, डिफरेंस को दिखाएगा। t1 से t2 पे आप ले रहे थे ना, आप t1 से t2 आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे ना, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस को दिखाएगा, बट t2 और t1 के डिस्टेंस के गैप को दिखाएगा। फिर ये समझ आया भाई। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, आप ये समझिए। अगर आपने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और टाइम के रेस्पेक्ट में ही आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको, तो वापस आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आप dt से dt को हटा भी सकते हो, यहां पे dxt भी लिख सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्मॉल डिस्टेंस को देख रहे हो, dxt का तो मतलब बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस हो गया, और t1 से t2 जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगा डिस्टेंसेस का, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी कहां से कहां तक की, t1 से t2 के बीच की। तो आप लिख सकते हो इसको xt2 माइनस xt1, इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई डोंट नो आपको कितना समझ आया ये, बट मैंने थोड़ी एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझाया जाए। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आया तो आगे समझ जाओगे आप, इसको दिल पे ना लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे कि उनको इंटीग्रेट किया कैसे जाता है, उनको कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनको अपने को देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के जैसे डिफरेंशिएशन के रूल थे ना, वैसे ही इंटीग्रेशन के रूल हैं दोस्तों, उनको अपने को पहले समझना है। और अगर एक बार वो याद हो गए आपको, तो फिर आप देखना आपके लिए इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। एक बार आप जब मैथ को समझ जाओगे कि मैथ क्या चीज है हमारा, उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन और इसके असली मीनिंग को समझ पाएंगे, क्योंकि तब आपके पास वो टूल्स होंगे ना चीजों को सोल्व करने के। इसका मतलब आंसर निकालना तो आप सीखोगे ना, पहले आंसर जब आदमी निकालना सीख लेता है, उसके बाद फिर उसका मतलब इजीली समझ जाता है आदमी। तो चलिए कुछ रूल्स हैं दोस्तों, उनको जरा यहां पे मैं लिखता हूं। इंटीग्रेशन कुछ बेसिक रूल्स हैं दोस्तों, क्या बेसिक रूल्स हैं वो जरा देखते हैं। सबसे पहला रूल देखिए भाई, सबसे पहला रूल है, अगर मैं मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन ले रहा हूं x टू दी पावर n का, और विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेशन ले रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेशन ले रहा हूं। अगर मैंने लिमिट नहीं दी तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोल दो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट c ऐड कर दिया करो, और इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। ये ऐसे लिख दोगे, ये रूल याद रखना है। अब आप देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वापस यही आएगा, देख लो, चेक करके देखो। इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जरा बताओ क्या बनेगा। x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा n प्लस 1 x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और नीचे क्या है x n प्लस 1, तो नीचे है ही, ये तो कांस्टेंट नंबर था, ये तो यूं का यूं आ ही जाएगा, और प्लस इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, x टू दी पावर n आ जाएगा भाई। तो अगर इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वापस x टू दी पावर n आ जाएगा ये। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के उल्टा काम कर देते हैं, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन कर रहा है, इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा करता है, ठीक है।
तो आप इस तरह से लिख सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर ये डेफिनेट होता, डेफिनेट का मतलब क्या होता बताओ, लिमिट दे रखी होती। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं x टू द पावर n dx, x मेरा वेरी कर रहा है a से b तक, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका अक्यूमुलेशन देख रहे हो आप x टू द पावर n का, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c ले लो, ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। बस इसमें लिमिट पुट कर दो, बस आप, लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, इसका मतलब जब ये लिमिट पुट करोगे तो इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, ये आंसर आएगा इसका। तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो c माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पे भी कांस्टेंट c ही रहेगा, लोअर लिमिट पे भी कांस्टेंट c रहेगा। भाई देखो, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन इसमें लिमिट दे दिया आपने a और b, तो अब लिमिट पुट करनी भी होगी आपको। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये बनेगा, देखो अपर लिमिट पे ये बनेगा माइनस लोअर लिमिट करो, तो लोअर लिमिट पे क्या बन जाएगा? a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, c से c मेरा कट गया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस। तो इसका मतलब जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो c को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा सीधा इसका ये याद रखो आगे वाला, ठीक है, और उसमें अपर लिमिट डाल दो, ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डाल दो, ये आ जाएगा, सीधा सीधा ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। इस तरह से आप सीधा सी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सी आएगा ही नहीं कब, जब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कैसा हो बताओ, इनडेफिनेट सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, लिमिट दे रखी हो, तो सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया अभी इसका क्या मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब इसी में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ये पहला रूल था भाई, इसको आप याद रखिएगा। अब इस रूल के थोड़े से फायदे देखते हैं, इस रूल के थोड़े से एडवांटेज देखते हैं, इसके कुछ फायदे हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ ये बोल दूं, जरा देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन dx लिख दूं सिर्फ मैं, और a से b लिख रहा हूं, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? तो जरा देखो, यहां पे dx का मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और यहां पे x का फंक्शन ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x टू द पावर 0 dx, x की वैल्यू a से लेके b तक। तो आप बताओ, x टू द पावर 1 था ना भाई कोफिशिएंट इसका, ठीक है, तो जब आप बताओ इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, ये आ जाएगा, और लिमिट a से b तक पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये x ही आ जाएगा, और लिमिट a से b, तो ये b माइनस a आ जाएगा आंसर। तो पॉइंट को समझिए दोस्तों, जब भी आप किसी वेरिएबल को x का साथ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, बट कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, कोई इसका कोफिशिएंट नहीं दिया, तो यही वेरिएबल जो होता है ये बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता d ओमेगा t, और मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, कोई भी मान लीजिए θ1 से लेके θ2 तक, ओमेगा t रेडियन में होता है ना, आपने पता है, आपको मैंने पढ़ाया था साइनोसॉइडल सिग्नल में। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ? इसका कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे दोस्तों? इसका ओमेगा टी ही लिख दोगे आप, क्योंकि ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो वही वेरिएबल मेरा बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, कोई कोफिशिएंट तो था नहीं, तो वही वेरिएबल मेरा बाहर आ गया, x ही मेरा बाहर आ गया, ठीक है। याद रखोगे, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए भाई, तो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप इसको लिखोगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है ft, और वो कांस्टेंट दे रखा है 2, वो टाइम के साथ कांस्टेंट है भाई 2, और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं 0 से लेके 4 तक, यहां तक इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, तो क्या लिखोगे आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो 2 dt ft dt, फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो dt लगा दो, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेके 2 तक। अब आप कैसे रूल लगाओगे? x टू द पावर n, t टू द पावर n वाला रूल लग जाएगा, जो अभी भी पहला रूल बताया मैंने। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2t टू द पावर 0 dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 तक। एक ही बात है भाई, यहाँ पे 2 था ना, 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, और 2 को कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर भी निकाल सकते हो, तो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है भाई, कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लिया करो, ठीक है। अब ये है, अब बताओ इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो dt रह गया भाई यहाँ पे, तो dt रह गया, और अभी क्या बताया, जब भी आपको ऐसे टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो और कोई कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पे अब बाहर, तो जो वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही बाहर आ जाएगा।
या टी टू द पावर 0 लगा के और टी टू द पावर n वाला रूल लगा दो ना, इसको टी टू द पावर 0 भी लिख सकते हो भाई, तो इसको लिखोगे टी टू द पावर 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 करोगे तो टी ही बाहर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो भाई। जब भी कोई यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है dt, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, बाहर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 तो मेरा बाहर है यहाँ पे, सीधा सीधा यहाँ से t निकल आएगा और लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 2 तक। तो क्या बन जाएगा दोस्तों बताओ, 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 - 0, क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ तक का जो एरिया है 4 आएगा क्या, 0 से लेकर 2 तक थोड़ी ना भाई, 0 से लेकर 4 तक है भैया, या फिर यहाँ पे 2 लिख लो ना यार। जरा देखिए मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक कर रहा हूं। तो ft की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है, ft की वैल्यू मेरी 2 है, मैंने पुट कर दिया, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, यहां पे dt रह गया, dt को इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t ही आ जाएगा भाई। और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक आप कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है भाई। अब जरा गौर फरमाइए, 0 से लेकर 2 तक अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो भी तो मेरा क्या बन रहा है, वो भी तो मेरा 4 ही बन रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे ये ft था फंक्शन और आप इसको 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक आप क्या निकाल रहे हो, इसका एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे यहाँ पे, 0 से लेकर 2 तक इसका एरिया निकाल दो, वही मेरा इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको सीधा सीधा आंसर भी कर सकते थे, एरिया निकल आएगा भी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने पहला रूल बताया आपको, अब उसी रूल के ऊपर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, जरा देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई ft मेरा कुछ इस तरह का है, t² + 4t। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला है दोस्तों, ये 0 पे और ये -4 पे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ft की हाइट जो है वो 0 आएगी, कहां पे बताओ, एक तो t = 0 पे और एक t = -4 पे, इन दोनों पॉइंट पे ft की हाइट जो है वो 0 होगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ft को कहां से कहां तक, 0 से लेके मान लीजिए 2 तक करना है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूं, मैं इसका एरिया जानना चाह रहा हूं भाई फंक्शन का, 0 से लेके 2 तक। ये 1 है, ये 2 है मान लीजिए। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक मुझे इस फंक्शन का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ये वाला एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया आप डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं बनाइए, क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है, ये थोड़ा कर्वी है लाइन। ठीक है, तो आप कहीं सीधा सीधा कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ft की वैल्यू अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पिछले क्वेश्चन में तो आप एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि आपका जो लाइन थी वो कांस्टेंट लाइन थी। अब यहाँ पे कांस्टेंट लाइन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन है वो वेरी कर रही है भाई। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ft की वैल्यू पुट कर दो, ft की वैल्यू पुट करोगे तो t² + 4t बन जाएगा और dt बन जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से लेकर 2 तक, फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर लिया करो, ऐसे 2 अलग अलग फंक्शन है ना, ऐसे जोड़ रखे हो, ऐड कर रखे हो या सब्ट्रैक्ट हो रखे हो, तो अलग अलग कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में तो फिर तो रूल लगेगा। जब भी कोई 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रखे हो, ठीक है, तो उनको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो भी अलग अलग कर दो, और इंटीग्रेट करना हो तब भी अलग अलग कर दो। dft/dt, जैसे डिफरेंशिएशन में भी यही रूल था, इनको अलग अलग कर दो भाई। ठीक है, और इंटीग्रेशन में भी यही रूल है, ft + gt या माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं और आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है भाई किसी भी a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में। तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इनको आप अलग अलग कर सकते हो। ft dt कहां से कहां तक, a से लेके b तक, और प्लस या माइनस हो जाएगा, क्या बताओ, gt dt a से लेके b तक। सही है भाई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग कर दो। तो ऐसे यहां पे देखो 2 फंक्शन ऐड हो रखे हैं, तो इनको अलग अलग कर सकते हो भाई। ठीक है, एक t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, t² dt, और एक क्या हो जाएगा बताओ जरा, एक हो जाएगा आपका 4t dt, और ये 0 से लेके 2 तक ये भी हो जाएगा भाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के लिए t⁻³ आ जाएगा, t⁻n वाला रूल लग जाएगा ना भाई। तो और 0 से लेके 2 तक ये हो जाएगा, +4, और यहां पे क्या आएगा, t²/2, और इसमें भी लिमिट कहां से कहां तक पुट कर दोगे, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, ये 4 मेरा यूं का बाहर आ गया, कांस्टेंट जो नंबर होता है वो यूं का बाहर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो बताओ क्या बनाइए, ये बन जाएगा
8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 8/3 आ जाएगा, प्लस इसमें अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा एरिया आप निकाल सकते हो यहां से यहां तक का। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन को, एल्जेब्रिक नहीं पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आ गया तो उसको कैसे आप जो है इंटीग्रेट करोगे, x⁴n वाला रूल लग जाएगा। अब आइए, ऐसे और भी तो रूल है ना, तो बेसिक आपको रूल याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, उससे आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर सकते हो। और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया से होता है, एरिया या अक्यूमुलेशन भी आप बोल सकते हो, एरिया बोलो या अक्यूमुलेशन बोलो। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास पहला रूल मैंने क्या बताया, x⁴n या t⁴n लिख दो और x के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं a से लेके b तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 और फिर लिमिट पुट कर दो a से लेके b तक। ठीक है, तो इस तरह से आप लिमिट पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। x की जगह पे लिमिट पुट करनी है भाई, ध्यान देना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हो। ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है, ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो पहला रूल था भाई। दूसरा रूल आइए, दूसरा रूल है इंटीग्रेशन 1/x लिख दिया मान लीजिए, और a से b ले रहे हो आप, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हो, x की लिमिट है ये a से b तक, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ठीक है, ln x। अब कॉन्स्टेंट तो लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो क्या हो जाएगा, a से लेके b तक ये हो जाएगा। सही है भाई, ये नंबर 2 हो गया। ऐसे आइए नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन e⁴x ले लो पहले, e⁴x dx, a से b लोगे तो e⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁴x ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें लिमिट पुट कर दो फिर a से लेके b तक, मेरे ख्याल से आप कर लोगे। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 आइए, नंबर 4 जो है, मतलब ज्यादा रूल भी याद नहीं करने हैं, जो हमने डिफरेंशिएशन में रूल देखे थे ऑलमोस्ट उतने ही याद रखने हैं। ठीक है, अपने को ज्यादा डिफिकल्ट उसमें जाना नहीं है। तो जरा देखिए नंबर 4, मैथ्स में आप पढ़ोगे ज्यादा रूल। ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहां पे मैं ले रहा हूं sin x dx, sin x dx। ठीक है, और मैं a से लेके b तक ले रहा हूं, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है मेरा माइनस ऑफ cos x। ठीक है, और ये x की लिमिट a से लेके b तक आप पुट कर देना। ठीक है, साइन का होता है माइनस cos। नेक्स्ट आइए नंबर 4, cos का क्या होता है, cos x dx का a से लेके b तक क्या बनेगा, वो बनेगा sin x, sin x, और लिमिट a से लेके b तक। ठीक है भाई, cos का बन जाएगा sin x। सुनिए एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर आंसर में c आ रहा है ना आगे, जैसे cos में c आंसर आ गया आगे, cos में c आंसर आ गया आगे, तो फिर माइनस लगाएंगे भाई बाहर। डिफरेंशिएशन में उल्टा था, जिसका आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो उसमें c अगर आगे है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या बनता था, उसमें माइनस आता था, याद है। लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है, इंटीग्रेशन में आंसर जो आ रहा है इंटीग्रेट होके, अगर साइन का कोस आ रहा है, कोस में c आगे है तो माइनस लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि आंसर sin x आ रहा है कोस का। ठीक है, डिफरेंशिएशन में थोड़ा उल्टा था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में आप देखिए कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये नंबर 5 रूल है भाई। ठीक है, ये नंबर 5 था। नेक्स्ट आइए नंबर 6। नंबर 6 रूल है tan x dx। ठीक है, a से लेके b तक, तो tan x का जो बनेगा उसको आप 2-3 तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब tan x का ln में भी आता है, तो ln में अगर आप लिखोगे तो ln secant x। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए भाई, ln secant x और a से लेके b तक, x की लिमिट a से लेके b तक पुट कर दो, ये याद होना चाहिए भाई। एटलीस्ट ये 6 तो जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये 6 तो पूरे याद है, बट आगे वाले जो है कम याद रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ secant x, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ती है secant x, क्योंकि मैं रूल से निकाल लेता हूँ भाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको याद है ना तो बहुत अच्छा है। secant x का जो बनेगा दैट इज ln secant x प्लस tan x। ठीक है, और x की लिमिट a से लेके b तक। ठीक है भाई, ऐसे ही नंबर 8 देखिए, नंबर 8 है। अब ये लुकअप टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर कोई रूल याद ना रहे तो आप टेबल का इस्तेमाल करो भाई, कोई बात नहीं, शुरू में याद नहीं होते। ठीक है, कोसेक एक्स का बनेगा ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, माइनस कोट एक्स। ठीक है, और लिमिट a से लेके b तक हो जाएगी,
ये भी एक रूल है, अभी इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने लिखे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल लिखे हैं। कोट एक्स का क्या बनेगा, ऐसे tan x का लिखा ना, तो कोट एक्स का भी लिखो। नंबर 9 इंटीग्रेशन कोट एक्स dx, ठीक है, और a से लेके b तक। तो कोट एक्स का जो आएगा वो आप याद रखिए, वो बनेगा ln sin x, ln sin x, a से लेके b तक। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे कोट एक्स का जो बनेगा वो ln sin x बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी डाउट आ सकता है कि सर tan x का फिर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे tan x का ln cos x बनना चाहिए, क्योंकि कोट में नीचे साइन होता है, टेन में नीचे कोस होता है। तो यहाँ पे आप इसको कोस में भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज ln cos x, लेकिन फिर माइनस लगाना पड़ेगा फिर आपको आगे, a से लेके b तक, एक ही बात है भाई, ठीक है। c आ गया ना इसमें, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया और ये रूल आप याद रखोगे। अब कई बार याद नहीं रहेगा, और भी रूल है वैसे, ये अकेले ये नहीं है, और भी काफ़ी सारे रूल हैं। मतलब ये तो मैंने कुछ 9 रूल लिखवाए हैं, आगे चल के आप देखिएगा कि मैं कुछ और रूल भी लिखवाऊंगा, और ये याद इतने जल्दी नहीं होंगे, खासकर मुझे तो 2-4 ही याद होते हैं, सच बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं लुकअप टेबल का इस्तेमाल करता हूं, बट आप नहीं कर सकते हो। आप शुरुआत में लुकअप टेबल का इस्तेमाल कीजिए, बट धीरे धीरे आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, पढ़ाने वाले आदमी को कोई टेंशन नहीं होती, मेरे पास तो लुकअप टेबल है, देख के मैं लिख दूंगा, ठीक है। फिजिक्स में ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के इंटीग्रेशन यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे यूज़ होंगे, और ज़्यादा हम इसका एक्सटेंसिव इस्तेमाल नहीं करने वाले। बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपको इंटीग्रेशन की। अब समझ होना और आंसर निकालने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो आंसर तो मैथ्स लगाना है बस, आपको रूल पता है तो आप सोल्व कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं सोल्व कर पाओगे। बट अंडरस्टैंडिंग कहाँ करना है, क्यों करना है, इसका मीनिंग क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्लास में जब मुलाकात होगी तो ये लुकअप टेबल को फिर से मैं आपको फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको, और जो 1-2 नए रूल हैं, 2-4 नए रूल और भी हैं, उनको भी लिखेंगे। तो आपको एक सिंपल सी एक टेबल मिल जाएगी जिससे आप इनको याद रख सकते हो, और फिर हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे ये अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।